बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मेरे एक बहुत प्यारे भाई और मेरे सीनियर दोस्त हैं अकरम साहब, ये मेरे साथ मौजूद हैं। मैं लाहौर आया हूँ, तो मेरा पहला व्लॉग विक्रम साहब के साथ आज हो रहा है, तो उम्मीद है आपको पसंद आएगा। अस्सलाम वालेकुम अकरम साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम शुएब, कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अकरम साहब, ये जो मज़ाकरात का जो मामला शुरू हुए हुए हैं, मुझे तो ये मज़ाकरात ही लग रही है। आपका क्या ख्याल है इस बारे में? आप क्या कहना पसंद करेंगे? आपकी जो है ना ऑब्जर्वेशन इस लिहाज से ठीक है। एक तो बड़ी मुश्किल से इस पे राजी हुई है ज़ाहिर जो हुकूमत है, और बड़ी दबंग हुकूमत इस लिहाज से कि बड़ी बोरोड पावर है इनके पास। वैसे तो पॉलिटिकली इनकी अपनी कोई ऐसी स्ट्रेंथ नहीं है कि ये किसी मुज़ाकरात पे जाएं या ना जाएं, तो इनको तो कहना पड़ता है। और जो इनको लाए हैं, जो इनको पूरा उनकी मैनूवरिंग कर रहे हैं, तो ये उनको कहीं कहा गया है कि अब इस रास्ते पे चलना पड़ेगा। और सेकेंडली सुप्रीम कोर्ट बड़ी असर्टिव है इस वक्त, और ये बड़ा ही खुशाइंद है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक रैशनल के साथ चली है, और उसने बिल्कुल आइन के मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ का जो एक डिटर्मिनेशन नज़र आ रही है, ये सारे का सारा उसका नतीजा है। इसको कम अज़ कम ये जो हमारा जो रूलिंग एलीट है, उसको इनको समझ आनी चाहिए कि ये एक सुप्रीम कोर्ट की कमज़ोरी नहीं है, ये उनकी मामलात की फहमी है। और वो चाह रहे हैं कि हर सूरत में इलेक्शंस हो, और वो किसी और मामले की तरफ नहीं जाना चाह रहे, ये वो रेस्ट्रेंट शो कर रहे हैं। वगरना अब तक जो इन लोगों ने, जो हमारी इस वक्त की रूलिंग एलीट है, उन लोगों ने जो हर चीज को तहवाला करने का जो तहिया किया हुआ है, उसके आगे एक बहुत बड़ी दीवार सुप्रीम कोर्ट और तरीके से भी बन सकती है। लेकिन वो रेस्ट्रेंट शो कर रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि चीजें जो है वो पटरी पर रहें, इलेक्शंस हो, ताकि मामला जो है वो बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल ना हो। अकरम भाई, एक सवाल है छोटा सा। देखें, बात सुने। पूरी दुनिया में प्रोविंसेस के इलेक्शन जो हैं, वो जरूरी तो नहीं होता कि वो नेशनल के साथ ही हो। इंडिया आपके साथ है, हर सूबे का मतलब उनकी अपना एक सेटअप है, मतलब किसी सूबे का इलेक्शन हो जाता है तो हो जाए, नो इशू। यहाँ पे इतना बड़ा इशू क्यों बन गया ये? इसलिए कि इनको सूट नहीं कर रहा। बड़ी सादी सी बात है। देखिए, जब अगर आप अपने आइन को पढ़ते हैं, अब आपने आपका गवर्निंग लॉ है क्या, कानून है क्या? वो कानून कहता है, उसमें साफ साफ आपके आइन में लिखा हुआ है, नेशनल असेंबली और एनी अदर असेंबली। यानी कि अब अगर छोटी सी मिसाल लें, जब ये अभी बात कर रहे हैं जी कि गैर आइनी तौर पर तोड़ी गई हैं सूबाई असेंबलियां, अगर आप 77 में चले जाएं, जब भुट्टो साहब ने प्री मिच्योरली कौमी असेंबली तहलील की थी, तब की सूबाई हुकूमतें तहलील हुई थी, तो जो उस वक्त की पॉलिटिकल गवर्नमेंट होती है, ये उसका डिसीजन होता है कि उसने इलेक्शन में जाना है। वो सेटिस्फाई अपने को महसूस करते हैं कि हमें फ्रेश मैंडेट मिल रहा है, तो वो इलेक्शन में चले जाते उसकी हैं। डिस्क्रिप्शन होती है भाई, आपकी डिस्क्रिप्शन है। मतलब आप इलेक्ट होकर आए हैं, अगर मैं नहीं समझ रहा कि मुझसे ये मतलब ये कि गवर्नमेंट प्रॉपर तरीके से चल रही, मैं नए इलेक्शन की तरफ जाना चाह रहा हूँ, मैं इसको तोड़ के नए इलेक्शन पे जा सकता हूँ। एग्जैक्टली अभी आप देखिए, पंजाब का ज्यादा कजिया है ना, ज्यादा तकलीफ तो पंजाब के हल इलेक्शन के हवाले से हो रही है। अब आप देखें कि जब परवेज इलाही ने 186 वोट लिए, यानी कि बेरली एक वोट से वो मेजॉरिटी में अपने आप को स्टेब्लिश कर सके। दुनिया की कोई डेमोक्रेसी ले लें, पार्लिमानी दुनिया की कहीं सी मिसाल ले लें, जहां पे एक वोट की बढ़ती से अगर हुकूमत बैठी हुई है, तो वो फौरन इलेक्शन में जाएगी। क्योंकि और वो भी देखे ना, इंडिपेंडेंट वोट था जो इनको मिला था, वो किसी तरफ भी जा सकता था। तो इस सूरत में तो ये कॉन्स्टिट्यूशन आपको मैंडेट देता है, और फ्रेश मैंडेट जो है, ये तो पॉलिटिक्स की मिराज होता है कि आप लोगों के पास जाते हैं, उनसे मैंडेट लेते हैं, उनकी राय ले लेते हैं। मैं आपकी बात को सेकंड करता हूँ, एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। अभी रिसेंटली कनाडा में ट्रूडो ने, उसका टेन्योर रहता था, उसने असेंबली 2 साल रहते थे, उसने तोड़ के दोबारा इलेक्शन कराए, मिड टर्म इलेक्शन कराए। ठीक है ना? तो ये तो कोई इतना बड़ा इशू, कोई बड़ा इशू नहीं। ये जो कह रहे हैं ना, अब देखिए बहुत सी जजमेंट्स आएंगे, अब चूंकि वो फैसले आ चुके हैं, तो उसके ऊपर बात की जा सकती है। ये जो 4-3 का और 3-2 का, अब उसमें अतर मिनल्ला का वर्डिक्ट देख लें, आप हाई कोर्ट की जजमेंट देख लें। 4-3 तो ये ऑर्केस्ट्रेट किया गया सिर्फ चीजों को डिस्प्यूट करने के लिए, कंट्रोवर्शियल करने के लिए। और मेरे ख्याल में ये उन जजों के ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी आती है कि वो इस चीज को क्लैरिफाई करने की बजाय वो उसका हिस्सा बन गए। इस सारे जो जो पूरा खेल खेला गया, आइन का और कौमी असेंबली का और पार्लियामेंट का और अदलिया का, इस वक्त जहां पर अगर आप देखें, वो जजेस जिन्होंने ये सारा कुछ खेल खेला, एक्चुअली तो उनको कटहरे में होना चाहिए था। यहाँ पे उल्टी गेम चल रही है कि वो लोग, वो जजेस जो आइन के तहफ़्फ़ुज़ के साथ खड़े हैं। अब मैं उस दिन भी आपसे बात कर रहे थे कि ये आइन का जो आर्टिकल है, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि आप 90 डेज से आगे नहीं जा सकते इलेक्शन से। आप ये सादी सी जो तहरीर है, वो जो आर्टिकल
जो शिक है, आर्टिकल है, उसको दुनिया के श्रीलंका के किसी वकील को पढ़ा ले, वो आप उसको बरतानिया के किसी वकील से, अमेरिका के किसी वकील को पढ़ा ले, किसी जज को पढ़ा ले, वो आपको कहेगा यार इसका मतलब ये है। अब इसके ऊपर अलमिया ये है कि जिनको ये अपना बहुत बड़े समझते हैं, दानिश्वर जो जजेस हैं, पिछले दिनों मैं सुन रहा था जस्टिस फायजी साहब को किसी रिपोर्टर ने पूछा, किसी बंदे ने पूछा, किसी मुकालमत हो रहा था कि 90 दिन के इलेक्शन के हवाले से आप बात बताइए, ये क्या मामला है। अब ये वो जजेस हैं जो कह रहे हैं ये चूंकि मामला मेरे सामने नहीं है इसलिए इसके ऊपर मैं राय नहीं दे सकता। अब अंदाजा लगाएं, मैं इसको बदयानती कहूंगा। बिल्कुल ये बदयानती। आपकी अखलाकी और आपकी जो जिस मनसब पे बैठे हुए हैं, आइन की इंटरप्रिटेशन के सवाल के ऊपर अगर आपको ये कहा जाता है जो बिल्कुल रोजे रोशन की तरह आया है, सा उसका कोई फारसी या अरबी या कोई ऐसी इब्रानी कोई मुश्किल जबान नहीं है, सादी सी वो जबान है जो आप भी समझ सकते हैं, हम भी समझ सकते हैं और ये भी समझते हैं। उसके ऊपर जब वो शख्स ये कहेंगे, वो मोहतरम जज साहब ये कहेंगे कि ये जब चूंकि मेरे मामला मेरे सामने नहीं है इसके ऊपर मैं राय नहीं दे सकता, तो आप क्या कहेंगे उसको? यानी कि पूरा देखें, खिलवाड़ किया जा रहा है। गुजारिश ये है, ये जो 4-3 और 2-3 वाली बात है, ये तो यार अंदे को भी नजर आ रहा है। 5 जज बैठे थे, सुना ही 5 जजों ने है, 7 जजों ने तो सुना ही नहीं है। जी हाँ, जब केस सुना ही 5 जजों ने है तो फैसला भी उन्हीं 5 जजों का ही आएगा ना। और उन्हीं 5 जजों में से उन 2 जजों के उस पे दस्तखत मौजूद है इस फैसले के ऊपर, जो जिसका आगाज इसी जुमले से हो रहा है कि बाय ए मेजॉरिटी ऑफ 3-2 एग्जैक्टली। अब उसके ऊपर आप यानी कि अब ये किसको बेवकूफ बना रहे हैं कि इसका मतलब है कि ये सिर्फ एक जगह से मामला नहीं चल रहे। ये जो बार बार बात हो रही है ना कि एक शख्स जो है वो कहीं बैठा हुआ है और वो सारी डोरियां हिला रहा है और यहाँ से उसको जो सपोर्ट हासिल है, अब सोचिए कि ये सपोर्ट इनको हमेशा से मिलती रही और अगर ये सपोर्ट हले निकले इनके, देखिए लोगों की हमायत से तो ये महरूम हो चुके, अब तो उनके पास वही एक सपोर्ट है जिसके दम पे ये बचे हुए हैं। तो यही तो लड़ाई है अभी, इसीलिए तो इलेक्शन से भाग रहे हैं। आपने तो बात थोड़ी गोलमोल कर दी। मैं तो बड़ा क्लियर कट कहता हूँ भाई कि बदकिस्मती से वो हजरात जिनकी 75 साल से यहाँ पे एक बेताज बादशाही चल रही है, उनको अपनी बादशाह जाती नजर आ रही है, तो वो उसके लिए कुछ भी करें। अब और यही हो रहा है। लंबी लड़ाई है, मुश्किल लड़ाई है, शायद एक सोसाइटी के तौर पर हम उस सतह पर नहीं पहुंच सके, इस लड़ाई को लड़ने के लिए वहां तक नहीं पहुंच सके। हालांकि मैंने अपनी सहाफती जिंदगी में इस तरह की जो रेजिलियंस है, इस तरह की जो मार खाना है ना जिसको कहते हैं, मैंने नहीं देखा। अब देखिए 19 महीनों की हुकूमत बेनजीर की खत्म होती है। बेनजीर बड़ी दबंग, बड़ी दलेर लीडर थी, इसमें कोई शक नहीं है। वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और फिर इलेक्शन में चली जाती है। उनको पता है कि उनको इलेक्शन में हराना जाना है, वो इलेक्शन लड़ती है। इसी तरह वो दूसरे मियाँ साहब हैं, वो इलेक्शन जब उनको निकाला जाता है, वो छोटे, वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं करते, मुझे क्यों निकाला, और वो उसके बाद ये जब मुझे क्यों निकाला, यानी कि एक तरफ ये मतलब बेनजीर भुट्टो या नवाज शरीफ का ये मुझे क्यों निकाला वाला मामला है, और एक तरफ ये है जो मुझे क्यों निकाला। ये जो मुझे क्यों निकाला है, इसके पीछे पूरी लोगों की ताकत आई है, इसके पीछे लोगों ने मार खाई है, फर्क है। इन्होंने हर फ्रंट के ऊपर जो है ना लड़ाई की, जाके लड़ाई की। अकरम भी थोड़ा सा फर्क है, उन्होंने कहा था मुझे क्यों निकाला, ये बता रहा है कि मुझे क्यों निकाला। और जिन्होंने निकाला है उनको भी, जिसको कहते हैं ना छठी का दूध याद दिला रहा है। अच्छा, अब ये जो मुज़ाकरात जो हो रहे हैं, ये आपको नहीं लगता कि ये सिर्फ टाइम गेन करना चाह रहे हैं, इनका कोई इंटरेस्ट ही नहीं है इसमें? मतलब ये कि ये तो सिर्फ ये चाह रहे हैं कि जेड़े को 4 दिन होर मिलते ने, सीधी सी बात है ना। मतलब वो क्या कहना चाहिए, वो झंडे वाली गाड़ी में जितने दिन और सैर कर सकते हैं कर लें, और कुछ भी नहीं। देखिए जब ये कहने को ये बातें आती है कि जब बंदा उस प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठा होता है ना, तो उसको यही लगता है कि मैंने यहाँ से कभी नहीं जाना, लेकिन ये बाहर बेशुमार मिसालें बैठी हुई है कि जाना पड़ता है, और इज्जत से बंदा जाए, एक डायरी उठा के जाए तो वो और होता है। और इस तरह से यानी कि अब आप जो सूरत हाल है, आपने जो बात कही है, तो ये वो जो फजल रहमान बार बार कहते हैं ना हथौड़ा मत दिखाएं, तो भाई जो हथौड़ा है ना, जिनके पास जो हथौड़ा है, ये उनका मैंडेट है। आप उनकी अगर कंटेम्प्ट करेंगे, जुडिशियल उनको अगर आप डिफाई करेंगे ना, तो ये लोगों का बनाया हुआ जो आइन है, इसी पार्लियामेंट का मंजूर करदा आइन है, तो वो उनको वो ताकत देता है कि जो जज की तौहीन, अदालत की तौहीन का मतलब कतई नहीं होता कि सिर्फ आप अदालत की या जज की, आप उस आइन की तौहीन कर रहे हैं जिसके मातहत में, जिसकी ताकत से वो जज है और जिसकी ताकत से आप वजीर आजम है या आप मिनिस्टर है। अपने ख्वाजा आसिफ का बयान पढ़ा है? वो क्या कहा उसने, वो गौर किया आपने उसके ऊपर? सॉरी, कौन से वाला? ख्वाजा आसिफ ने जो रिसेंटली बयान दिया है
कि आपको निकाल भी दें तो आपने कुर्सी नहीं छोड़नी। और ये वही बात, नहीं, मुझे बड़ी हंसी आई इस बात पे, जब यूसुफ रजा गिलानी को जी। सजा दी गई थी तो मियां साहब के अल्फाज मेरे ख्याल में किसी को भूले तो नहीं होंगे। जाओ घर जहां से निकलो, निकाल दो इनको, इस तरह के जुमले थे। यस, एग्जैक्टली। तो मतलब ये कि कितनी देर हो गई है यार, 6 साल 5-6 साल। देखिए उस केस में और इस केस में जमीन आसमान का जमीन फर्क है। आसमान का आप फर्क है। समझते हैं इस चीज बिल्कुल समझता हूँ। को? उस केस के अंदर जो यूसुफ रजा गिलानी थे वो मॉरली और लीगली ठीक पोजीशन लिए हुए थे, लेकिन तब हमारी यही सुओ मोटो वाली जो अदालत थी, जब रात को एक खबरनामा दे के, एक टॉक शो दे के सुओ मोटो होता था, तो ये सब लोग बड़े खुश थे। बड़े खुश थे। उसी सुओ मोटो से जनाब नवाज शरीफ साहब को जो उनको केसेस खत्म हुए, जो टाइम बाउंड थे, क्रिमिनल केसेस। अब इतना यादाश्त कमजोर नहीं हुई, ये लोगों को बार बार दिखाने की जरूरत है, बताने की जरूरत है। ये छोटी सी, ये 10-12-15 साल पहले की बातें हैं। अच्छा, इसमें मेरे ख्याल में लेकिन ना एक छोटी सी बात मैं आपसे जी, जी। कहना चाह रहा हूँ, जो जावेद लतीफ ने जो बातें की है ना, असल में इनको वो हॉन्ट कर रहे हैं। जो खुर्रम दस्तगीर ने कहा था ना कि हमने तो फिर चक्की ही पीसनी थी अगर हम ये गवर्नमेंट एक्सेप्ट ना करते, या जो राना सनाउल्लाह कह रहे हैं ना कि अब तो वही मामला है जो ज़ियाउल्लाह ने किसी को कहा था कि कब्र एक है और लाशें दो हैं, तो उसमें तो किसी एक नहीं मरना है। तो इस वक्त ये जो सिचुएशन और ये इनकी रियलाइजेशन गलत नहीं है, ये बिल्कुल ठीक समझते हैं, क्योंकि ये लोगों ने जो इनके साथ करना है और इनको बहुत पहले नजर आ रहा है, इन सबको नजर आ रहा है ये मसनूई तरीके से। और ये जो आप बात कर रहे थे ना, ये जो आग है ना वहां तक जाएगी, ये उससे पहले नहीं खत्म होने वाली, ये सारा कुछ भस्म करेगी अगर इन्होंने अगर लोगों की राय को एहतराम ना दिया। देखिए भाई, बात तो बड़ी सीधी सी है यार, मैं तो इसमें बहुत मतलब बड़ा क्लियर हूँ इस मामले में। एस्टेब्लिशमेंट अवाम होती है यार, मतलब ये कि मुझे तो आज तक ये जो सो कॉल्ड जो एस्टेब्लिशमेंट, जो फर्दर वाइड की एस्टेब्लिशमेंट है, मुझे तो कभी समझ ही नहीं आई, टू बी वेरी ऑनेस्टली। मैं इसको कभी भी, मैं मेंटली तो इसको एक्सेप्ट ही नहीं कर सका। अब ठीक है? दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन हमारे जो तजर्बात है बदकिस्मती है वो ना, बहुत exactly। बहुत ही हौलनाक है। तो अब इन हालात में जो हो रहा है, अब मतलब बहरहाल मेरे ख्याल में हर अदारे को अपनी हदूद में आना चाहिए और अपनी हदूद के अंदर रहकर काम करेंगे तो ये आगे बढ़ेंगे। वरना आपके सामने मिसाल है, बांग्लादेश आपसे टूट के गया था, उस वक्त आपकी सिविल लीडरशिप भी और मिलिट्री लीडरशिप भी कहते थे जी हमारे ऊपर लाइबिलिटी थी। जी, उसको ठीक है जी। उनको लाइबिलिटी कहते थे आप। यस, हमारे ऊपर लाइबिलिटी थी, हम इनको खिलाते थे। आज क्या हालात है? आज ये हालात हैं कि उनके पास $50 बिलियन है और $38 बिलियन का कर्जा है उनके पास, और हम 1 बिलियन के लिए पूरी दुनिया में जलील हो रहे हैं। जी, ये हमने तरक्की की है, और आपके जिन लोगों के पास पैसा है वो जहाँ से पैसा निकाल के वहां पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये सारी बातें बिल्कुल ठीक है इसमें, लेकिन मुझे ये इन मुज़ाकरात का कोई हल नजर नहीं आ रहा। मुज़ाकरात बज़ाहिर तो मैं आपको ये कहूँ, आपकी राय से मैं बिल्कुल सहमत हूँ, बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन इनके पास चॉइस कोई नहीं है। अगर इन्होंने सुप्रीम कोर्ट, देखिए पार्लियामेंट के अंदर जो बात करते हैं वो कोर्ट में जाके नहीं करते, कोर्ट में वो वही बात करते हैं जो लीगल फ्रेमवर्क में आती है। देखिए, पार्लियामेंट में वो बात कहते हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट की डिफाइंस होती है। तो ये जो दो चेहरा लेके चल रहे हैं, ये हुकूमतें तो ऐसी नहीं चल सकती। ऐसे चल इसका नहीं मतलब है कि आप बेवकूफ बना रहे हैं, आप अहमकाना तरीके से, कैसी यकसुई जब तक नहीं होती, कौमें या मुल्क वही तरक्की करते हैं जिनकी पॉलिसीज क्लैरिटी के साथ सामने होती हैं, सकते। तसलसल के साथ चलती हैं। ये नहीं होता कि आप पार्लियामेंट में कुछ कहें और असेंबली में कुछ कहें और कोर्ट में कुछ कहें और जलसे में कुछ और बात करें। ये तो जिसको कहते हैं ना, ये तो लोगों को बेवकूफ बनाने वाली बात है, और ये जिन लोगों का धंधा होता है उनको माफिया ही कहते हैं। अकरम साहब, बातें बड़ी मजेदार हो रही हैं और बड़ा मजा आ रहा है, मगर टाइम ज्यादा हो गया, तो इसके साथ ही इजाजत चाहेंगे। इंशाल्लाह हम दोबारा मिलें और बिल्कुल, कल हाँ, किसी नए शो आप लाहौर में ही हैं तो बड़ी अच्छी बात है। मैं पूरा हफ्ता यहीं पे हूँ, तो करते हैं 2-4 प्रोग्राम कोशिश करते हैं। करेंगे कि सब हाँ, रोजाना कुछ ऐसी बात करें, बिल्कुल, अपने दिल की बात करें। आपसे बैठकर मजा भी आया। तो नाज़रीन, इसके साथ ही इजाजत चाहेंगे। इंशाल्लाह ताला कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत चाहेंगे। अल्लाह हाफिज।